10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और थोड़ा पेन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। इस समय भारतीय बाजार सेंसेक्स और निफ्टी 1% की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए, तो इस मार्केट निफ्टी दिस वीक दिखाएंगे डॉक्टर साहब क्या? तो बिल्कुल पलड़ा बराबर चल रहा था। 2 दिन मंदड़िए हावी हुए थे तो 2 दिन तेजड़िए हावी हुए। पिछले 2 दिन वेडनेसडे और थर्सडे स्ट्रेंथ लौटी थी, पुल बैक था, और आज वापस दबाव के साथ कामकाज। 1% की कमजोरी इसीलिए क्योंकि यूएस से संकेत गड़बड़ा गए। यूएस हम डाइजेस्ट करके गए थे, एशिया डाइजेस्ट करके गया था, यूएस फ्यूचर्स तेजी में। एक्चुअल सेशन में यूएस में दबाव आया और आज सुबह फ्यूचर्स और कमजोर हो गए। दरअसल जेरोमी पॉवेल साहब जो फेड के चेयर हैं, उनकी एक स्पीच लाइंड अप थी आईएमएफ में। उस स्पीच में उन्होंने इन्फ्लेशन के सिग्निफिकेंट सीरियस कंसर्न्स हाईलाइट करे और बिल्कुल क्लियर कट हाईलाइट कर दिया 50 बेसिस पॉइंट्स की मई में कर लीजिए तैयारी रेट हाइक्स की। तो यूएस मार्केट भी पुल बैक मोड पे थे, वापस प्रेशर में आ गए और उसी के चलते आज एशिया वीक, इसीलिए हम दबाव में। और जहां खुले थे अब तक कुछ मीनिंगफुल मूव नहीं आया। 17,200 220 के आसपास के 17,200 250 का वो जोन था जहां पे हम अटके हुए थे। उसी जोन के आसपास अभी भी कामकाज, वही 1% का नॉक झेलते हुए निफ्टी बैंक की वीकनेस ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। 550 550 अंकों का दबाव। निफ्टी बैंक अब इस समय 36,300 के नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक्सपर्ट्स को जोड़ूं उससे पहले वीरू से इनिशियल कमेंट्स ले लिए जाएं। वीरू, जो 45 मिनट का ट्रेड सेटल हुआ है, जहां खुले थे मोटा मोटी वही वीकनेस, बैंक निफ्टी की वीकनेस बढ़ रही है, आईटी रिकवर कर रहा है, पर नेट नेट इंपैक्ट निफ्टी पे वही 1% का दबाव। कैसे रीड कर रहे हो आप एक आज हफ्ते के आखिरी दिन इस समय का मूव, और कुछ ट्रेड, कोई लेवल जो कीनली वॉच आउट करे जाएंगे अब? आशीष, देखिए मैंने अपना पहला ही, अगर आप देखें, व्यू दिया था, और देखिए स्क्रीन पे वीकनेस है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा मैं जो कल की स्ट्रेंथ थी, कल के पुट राइटर्स का कन्विक्शन था, स्पेशली निफ्टी पे। देखिए निफ्टी बैंक पे तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया भाई, और इतने गैप डाउन के बाद शॉर्टिंग की गुंजाइश बनती नहीं है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता नहीं है। मैंने अपना पहला भी टेक दिया था कि 111 के प्राइस पर वो कॉल लूंगा मैं। इंट्राडे में वो कॉल, अभी अगर आप देखें तो समझ लीजिएगा कि कॉल वो 125 का हाई लगा के आई। आशीष, मैं उसी कॉल को ट्रेड करने में इच्छुक हूं, 17,300 की कॉल। और मैं फिर कहूंगा, प्लीज रिस्क टेकर्स इस कॉल को हाथ लगाएं। ये लीस्ट रिस्क ट्रेड है। अभी अगर आप देखें 10% का स्विंग दे चुकी थी सुबह सुबह, अभी 107 पे ट्रेड कर रही है। 2 में से, या फिर आपकी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, जो आपकी जो कैपेसिटी है, उसका आधा लीजिए बस, थिन ट्रेड कीजिए। लेकिन इस ही कॉल को मैं ऐड करूंगा। ये डिप मिल रहा है, इस डिप को मैं यूज करना चाहूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी पे अभी आश्वस्त इसलिए नहीं हूं मैं आशीष, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अपने ये गिर रहा है, नीचे आ रहा है, नो डाउट, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड फॉल रहेगा जब तक ये 36,000, 36,100, 36,200 के ऊपर रहे। 36,000 पे ह्यूज पुट राइटिंग, और 36,200 के आसपास आता है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष, मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा फॉर रिस्क टेकर्स। 17,300 की कॉल मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। आशीष, 300 की कॉल सिर्फ रिस्क टेकर्स के लिए। रिस्क अवर्स हैं तो दूर रहिएगा। और जब कॉल लिया गया था ओपनिंग के बाद, तब भी वीरू ने कहा था अगर आप 2 ट्रेड लेने की कुव्वत, 2 लॉट लेने की कुव्वत रखते हैं तो 1 लीजिएगा, और 1 लेने की रखते हैं तो अवॉइड करिएगा। सीधे सीधे कैलकुलेशन ये कहता है, बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है, लेकिन एक रिस्की ट्रेड। 17,300 की कॉल आपकी स्क्रीन पे, जो आवाज इस समय राइड करता हुआ। देखते हैं दिन के दौरान मार्केट्स का बिहेवियर कैसा रहता है। फ्लोर खोलिए, दोनों एक्सपर्ट जो जुड़ चुके दोनों को स्क्रीन पे दिखाइएगा। अच्छा, इस शो में वैसे हम लोग आगे लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसके रिजल्ट्स पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, उसके सीईओ और एमडी साहब जो है अमित चड्डा, उनसे बातचीत हुई थी, उसका एक अंश सुना दूंगा आपको। साथ साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। और नीलेश शाह साहब कोटक एमएफ के, उनसे नीरज वाजपेयी कल गए थे, शाम को बातचीत करके आए, सुना है बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। तो नीलेश जी की उस बातचीत का कुछ अंश सुना देंगे। बाकी तो आज शाम को वीकेंड में पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, तो वो अंश भी सुनाऊंगा। तो बड़ा ही बढ़िया लाइनअप है अगले आधे घंटे का। लेकिन पहले दिखाइए गौरव बिस्सा साहब को, मानस जायसवाल साहब को स्क्रीन पर। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। गौरव, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज में आप लोग क्या ट्रेड ले रहे हो, कैसा मूड माहौल लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर बात की जाए
इंडेक्स की, तो फिलहाल वेट एंड वॉच में ही है। कल एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 17,300 के ऊपर। वहां पे खरीदारी के मौके से ऑप्शन हमने बाय भी करवाया था, लेकिन अभी फिलहाल जो उसका इमीडिएट हडल है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था 17,300 फ्यूचर्स में अगर कहा जाए तो ये इसका एक इमीडिएट हडल है। तो यहाँ पे डिक्लाइंस में ही अगर 17,140-50 के आसपास आता है तो मे बी आप यहाँ पे लुक्रेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पिछली बार भी जो यहाँ से राइज शुरू हुई थी वो तकरीबन यही लेवल से शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि डिक्लाइंस में बाय कीजिए। यहाँ पे मुझे इतना खरीदारी का मौका लग नहीं रहा है। एक सीमित दायरे में ट्रेड कर सकती है 17,150 लोअर एंड में, 17,300-320 अपर एंड में। तो जब तक आइदर ऑफ दिस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देखने मिलता है अग्रेसिव ट्रेड्स इंडेक्स पे तो मेरे हिसाब से नहीं बनते। ये हो गया बाजारों पे व्यू। अच्छा, इस बीच एचडीएफसी लाइफ को लेकर कोई अपडेट है? 26 अप्रैल को बोर्ड मीट। किस बात की बोर्ड मीट? अभी आगे आना चाहिए। 26 अप्रैल को एचडीएफसी लाइफ की बोर्ड मीट। 26 अप्रैल हो गया, अगले हफ्ते ट्यूसडे को आने वाली है। फिर तो अभी डिटेल नहीं आई, डायरेक्टर साहब चलाया नहीं, देखते हैं जो भी है। चलिए, बोर्ड मीट है, ऐसा कुछ रिएक्शन है नहीं। किस बात की बोर्ड मीट मैं अभी चेक कर दूंगा 1 मिनट में। गौरव, लेकिन प्रिफर्ड ट्रेड्स कौन से हैं? 10 के दमदार ट्रेड्स के बेस्ट कॉल्स कौन से हैं? देखिए, पहला रिकमेंडेशन जो होगा या पहला स्टॉक जो होगा वो है एनएलसी इंडिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 या 3 दिनों में काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आपको देखने मिला है। आपको प्राइस में भी काफी एग्रेसिव बाइंग देखने मिली है और 75-76 वाला स्टॉक जो है वो 82-83 पे चल रहा है। और अगर आप मूविंग एवरेज की बात या 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर वॉल्यूम पे लगाओ मैं, तो उसके ये दुगुना तिगुना वॉल्यूम इसमें बाइंग इमेज हो रही है। एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको डेली चार्ट्स पे देखने मिला था। अगर आप वीकली चार्ट्स देख रहे हैं तो 80-81 के आसपास में काफी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, जो 1-2 साल का ब्रेकआउट है। तो इन ऑल लाइकलीहुड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स है। स्टॉक जो है वो 95 तक के लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 75 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा रिकमेंडेशन जो होगा वो है पॉलीकैब का। यहाँ पे भी आप देखिए तो काफी बेहतरीन स्टॉक है और एक फ्रस्ट्रेटिंगली रेंज में ट्रेड कर रहा था। मल्टीपल हर्डल्स इसमें आए थे। अब ये जो है अपने सारे हर्डल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने मिल रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा हो रहा है। सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप 2700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 3000 का लक्ष्य होगा जो मैं समझता हूँ अगर वो होल्ड हो जाए तो यहाँ पे आपको ये 3200-3300 के लेवल्स पे दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक निकला है। तो दोनों स्टॉक जो है काफी बढ़िया लग रहे हैं डेली और वीकली। बढ़िया है। एनएलसी इंडिया खरीदारी करने का कॉल, और दूसरा पॉलीकैब जिसकी तेजी को हम पिछले कुछ दिनों से बुना रहे हैं। कल बढ़िया मूव आया था, कल भी ट्रेड लिया था, और आज भी मानस का शुरुआती ट्रेड पॉलीकैब ही था। कमजोर बाजार में 2% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अब गौरव का एक फ्रेश व्यू आता हुआ 3000 के टारगेट्स पॉलीकैब के लिए। मानस, निफ्टी बैंक, उसमें कोई ट्रेड ले रहे हो आप लोग या स्टॉक स्पेसिफिक ही अभी रुझान बना हुआ है? और अगर ऐसा है तो फिर कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं अब इस समय? तो देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 17,200 से 17,175 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। उसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन पे ही खरीदारी करेंगे। जब 17,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तब एक बाउंस बैक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 17,400 के रहेंगे और 17,175 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। तो इस टाइम के लिए तो बेहतर यही रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। तो पहला ट्रेड एक बाय रिकमेंडेशन है एस्कॉर्ट्स पे, क्योंकि देखिए एस्कॉर्ट्स ने काफी समय के बाद कल कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए थे। आज हालांकि ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि 1550 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी करिए। 1549 के स्टॉप लॉस से 1650 तक के टारगेट आपको एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का, जहां पर कल तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला था। आज उसने जो 90 रुपए का हर्डल है उसको भी ब्रीच किया है, वहां पर आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी। थोड़े से स्टॉप लॉस टारगेट थोड़े बड़े हैं। 86.90 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 3 रुपए का रिस्क है नीचे के साइड पे। और एक पोजिशन ट्रेड आने वाले 2 दिनों के लिए शायद आपको 96 रुपीस तक के टारगेट आपको एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिलेंगे। तो 86.90 के स्टॉप लॉस से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी की राय रहेगी। तगड़ा मूव आया था एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में, सॉलिड मूव था। 9-10% के आसपास का उछाल, उसके ऊपर आज फिर तेजी धीरे धीरे पकड़ता हुआ स्टॉक। और मानस को पसंद आ रहा है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और एस्कॉर्ट्स, इन दोनों स्टॉक्स पे आप रख सकते हैं नजर। अच्छा, राहुल अरोड़ा साहब रेडी है, मैं 1 मिनट उनके पास जा रहा हूं। उससे पहले मानस, जरा लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS का चार्ट रेडी रखिएगा आप। रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स वीक थे, आपको याद होगा डिटेल में हमने उस रिजल्ट्स पे चर्चा भी करी थी।
मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये वो सेगमेंट से जहां पे म्यूटेड परफॉर्मेंस था, शायद उसी का खामियाजा स्टॉक ने भुगता। लेकिन अभी तो लोअर लेवल से क्रॉस आईटी एक बढ़िया रिकवरी आती हुई। लेकिन सुनिए इस कंपनी के सीईओ और एमडी अमित चड्ढा साहब से जब हमारी बातचीत हुई सुबह सुबह, उनका क्या कहना है। तो जहां तक डिमांड है, डिमांड इज फेयरली रोबस्ट। सो अगर आप देखें इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग देखें, या इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कनेक्टेड व्हीकल्स की बात करें, या आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन तीनों एरियाज में डिमांड इंटैक्ट है अक्रॉस यूएस एंड यूरोप। इनफैक्ट काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस एरिया में, नए प्लांट्स बन रहे हैं, नई गाड़ियां डिजाइन हो रही हैं, नए प्रोडक्ट डिजाइन हो रहे हैं, डिजिटल जो रिमोटली काम किया कर जा सकता है। एक चीज तो मैं वो कहूंगा, वी विल नॉट डाउनग्रेड द गाइडेंस। फ्लोर तक बाकी पिक्चर बाकी है। चलिए, आपने सुना, अगर आप देखें मैनेजमेंट को बातचीत करते हुए, लेकिन अब यहाँ से अब हम विषय बदलते हैं और एक बार मार्केट्स इंडिसेस देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बातचीत में। 17,220, निफ्टी 173 पॉइंट नीचे 36,280, ये इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर है। और अब बातचीत करते हैं, इस खास बातचीत में राहुल अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ निर्मल मार्केट्स एक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के। राहुल, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राहुल, वाकई अगर आप देखें एक बहुत टर्बुलेंस फेज से गुजर रहे हैं हम, इन द मिड ऑफ वॉर, स्टिल इन द मिड ऑफ वॉर। लेकिन अब फेड की तरफ से अगर आप देखें ये जो बात कही गई, या फिर अगर आप देखें जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मई में जो रेट हाइक होगा वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट का, आज इंडियन मार्केट्स उस पर रिएक्ट करते हुए, लेकिन आप पूरे अगर आप देखें इस सिनेरियो को, स्थिति को कैसे आंक रहे हैं और यहाँ से अभी डाउनसाइड रिस्क कितना नजर आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। तो जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन अननोन नहीं है। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे यूएस यील्ड्स के हिसाब से भी, तो कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो गया कि ये 2022 में 1% तक की तो रेट हाइक हो जाएगी। तो आई थिंक बाकी के जो 8 महीने बचे हैं उनमें शायद वो हो भी जाए 1 से 1.25%। तो आई थिंक यहाँ से इंक्रीमेंटली अगर ज्यादा हॉकिश हो गई तो बात बनती है, बट आई थिंक ऑन करंट एविडेंस मुझे नहीं लगता कि वो एक फ्रेश डेटा पॉइंट है। दूसरी बात, आपने वॉर की चर्चा की, ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट है वो कमोडिटी प्राइसेस पे है। पर अगर आप देखेंगे कुछ 3 हफ्ते पहले क्रूड 135 तक भी चला गया था, अभी ऑलमोस्ट 105 और 115 के बीच में होवर कर रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वी आर बेटर ऑफ देन वी वर 3 वीक्स बैक, वी आर स्टिल वर्स ऑफ देन व्हाट वी वर 3 मंथ्स अगो। बट आई थिंक जिस तरह से कंपनीज प्राइस इंक्रीजेस ले रहे हैं और डिमांड पे फिलहाल कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा मुझे, आई थिंक मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ऑब्वियसली अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े सॉम्बर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट होगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि यू बाय गुड कंपनीज इन बैड टाइम्स, तो मुझे लगता है कि ये जो मौका आपको बाजार देता है जब 16,500 और 17,000 के बीच के रेंज में आ जाता है, वहां पे खरीदारी का एक बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल सकता है। और हो सकता है कि जब निफ्टी 18 साढ़े 18,000 के पास चले जाए, आप वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल का रेंज जो है ये शायद 16 साढ़े 16 से लेके 18 साढ़े 18 के बीच में जाएगा। नीचे की तरफ आप खरीदारी कीजिए, ऊपर की तरफ आप थोड़ी बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि साल भर डिस्पाइट द कंसर्न्स यू मेंशन्ड आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, यानी जब आप राहुल एक रेंज एस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलेंगी, इस अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल होते ही साथ मेरे जहन में जो सेक्टर सबसे पहले आ रहा है, दैट्स निफ्टी आईटी, माफ कीजिएगा, निफ्टी आईटी। इस साल का डिप देखिए राहुल, मेरे ख्याल से इस बात को तो मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि अपने एंटायर करियर के, अपने रीसेंट करियर के सबसे सब्सटेंशियल डिप्स में था आईटी का ये डिप। आपने कैसे रीड किया इस डिप को, और कुछ अर्निंग्स देखने के बाद और कुछ मिड कैप आईटी अर्निंग देखने के बाद, क्या एट 32,556 32,556 के इंडेक्स के लेवल पर आप इंटरेस्टेड हैं आईटी को खरीदने में इस वक्त? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था मार्च 2020 में, और वहां से अगर आप प्लॉट करें, ये जो रीसेंट फॉल हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए, आप प्लॉट कीजिए कुछ 18 से 20 महीने लॉकडाउन से,
तो आप देखेंगे कि जो आईटी इंडेक्स था वो प्रतिशत में ऊपर नहीं गया था, इट वेंट अप मेनी टाइम्स। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स 50%, 70%, 80% ऊपर गए थे। स्टॉक्स जो है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ चुके थे। और मैं ज्यादातर मिड कैप्स की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप्स में भी काफी हद तक स्टॉक्स डबल हो चुके थे और उससे ज्यादा। आप परसिस्टेंट देख लीजिए, एलटीआई, कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे बहुत सारे नाम हैं जो 4, 5, 6 गुना बढ़ चुके थे। मेरे हिसाब से उस तरह की जो री रेटिंग थी वो नामुमकिन थी वहां से होना। तो जिस तरह से अंडर परफॉर्मेंस ऑफ लेट आई है वो लाजमी भी है। इट इज नॉट दैट ये कंपनीज कुछ खराब कर रहे हैं, पैसा इतना आसानी से बन चुका था इस सेक्टर में और इतना बन चुका था क्योंकि अगर आप कोई भी फंड मैनेजर से बात करें जो आईटी पॉजिटिव था, he has outperformed anyone who was overweight on banks or energy or metals or anything of that sort. और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी और मेटल्स में तेजी नहीं है, बहुत आई थी, उसके बावजूद आईटी ने आउट परफॉर्म किया था। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि आईटी का रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि यहां से रेस्ट ऑफ द ईयर भी आईटी अंडर परफॉर्म ही करेगा। आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव रिटर्न्स देगा, लेकिन अंडर परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि इन्फोसिस आपको यहां से 15% के रिटर्न्स दे दे, लेकिन कुछ और आपको 25% दे देगा। तो मुझे लगता है कि आईटी पे इस वक्त अंडरवेट रहना बेटर होगा। अगर आप फिर भी आईटी में खेलना चाहें तो आप वैल्यूएशन गेम खेलिए, जहां पे स्टॉक्स जो इन्फोसिस, टीसीएस के मुकाबले थोड़े सस्ते हैं, वहां पे आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज या टेक महिंद्रा हो गए, जहां पे अभी भी वैल्यूएशन गैप काफी सब्सटैंशियल है। तो मुझे लगता है कि एज अ पोर्टफोलियो पोजिशनिंग आपको अंडरवेट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा बन चुका था। मुझे लगता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पे अंडर परफॉर्म करेंगे, पर फिर भी अगर आपको पैसा डालना है तो आई वुड प्ले द वैल्यूएशन गेम इन नेम्स लाइक एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा। अच्छा राहुल, आप जुड़ रहे थे उससे पहले मुझे बताया गया तो पावर कट हो गई साउथ मुंबई में। पावर कट हो गई थी क्या सुबह सुबह? जी हो गई थी, इसीलिए मेरा थोड़ा वाईफाई का इशू था और आई अपोलोजाइज फॉर हैविंग लॉग्ड इन। ना कोई इशू नहीं, तो मतलब कोल की शॉर्टेज वाकई दिक्कत है। पावर स्टॉक्स रडार पे है क्या आपके? हाँ जी, नहीं, इट्स अ लेजिटिमेट पॉइंट आशीष जी, आई थिंक। बट जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि ट्रांजिएंट होगा। जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कोल इंपोर्ट करने की बात कही है, बट मुझे लगता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं ये 3 से 6 महीने के इश्यूज हैं और ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अगर आप पावर सेक्टर की तरफ भी देख रहे हैं, जिनके बैलेंस शीट थोड़े ज्यादा तगड़े हैं, ऑफ कोर्स एनटीपीसी तो इज ऑलमोस्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। टाटा पावर, टोरेंट पावर, दीज आर सम वेरी गुड नेम्स। आप आशीष जी, आपको मालूम होगा रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील हुई है इस सेक्टर में अर्लियर दिस वीक एज वेल। तो फॉरेनर्स का भी काफी रुचि है इस सेक्टर में। पर मुझे लगता है कि ये चीजें ट्रांजिएंट है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है आप डेफिनेटली इनमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये सारे स्टॉक्स आपको 18 से 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं, जो कि आई थिंक इन दीज टाइम्स इज क्वाइट अ फिनोमिनल रिटर्न। राहुल, आपकी मार्केट की पकड़ अपनी जगह, हम सब आपको बहुत पहले से जानते थे उस एफएमसीजी की पकड़ के लिए खास तौर पे, और एफएमसीजी स्टॉक्स में क्या आउट ऑफ फ्लेवर चलेगा बिल्कुल। खैर अपनी अपनी हेडविंड्स होंगी, इश्यूज होंगे। वो 2800 का एचयूएल अभी भी 2100-2200 के जोन्स पर। आप लोग निर्मल बंग में इस समय कुछ सिलेक्टिवली एफएमसीजी स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहे हो, या अभी और वीकनेस है, अभी और समय रहेगा इनको प्रेशर में? आशीष जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत कंफ्लिक्टिंग है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से थैंक गॉड फॉर दैट कि हमारे मॉनसून्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रूरल स्पेंडिंग उतनी नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो सिटीज में काम कर रहे थे और जिन्होंने वापस रिलोकेट कर दिया है उनके विलेजेस में बिकॉज ऑफ कोविड, आई थिंक वो पूरे अब तक वर्कफोर्स में नहीं आए। तो आई थिंक जो रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब रूरल इकोनॉमी ये भी होता है आशीष जी कि एक रेमिटेंस होती है। तो इफ आई हैव एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ताज और ओबरॉय हियर फॉर एग्जांपल, और वो घर अपने पैसे भेजता था एंड ही इज आउट ऑफ अ जॉब, तो उसका एक इंपैक्ट आता है रूरल में, क्योंकि वो रूरल में काउंट हो जाता है। तो आई थिंक एग्रीकल्चरल साइड इज डूइंग ओके, पर जो नॉन एग्रीकल्चरल रूरल इनकम है उस पर बहुत दबाव पड़ा है। और एफएमसीजी जो आप देखते हैं, सारे कंपनीज, जैसे आपने कहा कुछ कंपनीज का आपने जिक्र किया, लीवर वगैरह, सारे जो है 40 to 60% उनकी जो रेवेन्यू है, जिस कंपनी को भी आप उठा के देखें, वो रूरल से आती है। तो जब तक ये रूरल कंजम्पशन वापस नहीं आती, मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ कुड बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज मेरे हिसाब से। हालांकि अगर आपके पास पेशेंस है, क्योंकि ये सेक्टर, जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, काफी हद तक अंडर परफॉर्म कर चुका है। अगर आपके पास पेशेंस है तो मैं आज भी कहूंगा कि आप कुछ नामों में अभी भी एंट्री कर सकते हैं। नेम्स लाइक डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान लीवर
are very high quality, very classy companies. It's going through a bad period. ये वापस आएंगे, but ये आपको हो सकता है कि अगले 6-8 महीने तक थोड़ा और फ्रस्ट्रेट करें before they start doing well. Ashish ji, don't forget when the lockdown started, along with IT, it was pharma and FMCG that was the first leader of the market. ये काफी हद तक स्टॉक्स आई थिंक लीवर जैसे आपने पॉइंट आउट किया ऑलमोस्ट 2800 प्लस तक गया था. तो एक पीरियड आता है कंसोलिडेशन का, बट गुड कंपनीज हैव बॉट इन दीस टाइम्स. सो आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट द नेक्स्ट 3 to 6 months, बट मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लूंगा. और जो 3 नाम मैंने कहे, डाबर, मैरिको और लीवर, मुझे लगता है कि इनमें अगर आप आज निवेश करेंगे और थोड़ा पेशेंटली बैठेंगे, आपका इसमें पैसा बन सकता है. 6 months of pain, but after that गेन. आई थिंक एफएमसीजी में आप देखें, आप ये थीम लेके चल सकते हैं. राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे अगर आप देखें बातचीत थोड़ी सी और होती. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. चलिए विषय को बदलते हैं और अब चलते हैं एक खास, अगर आप देखें, मुलाकात के लिए नीलेश शाह जी से. हमारी एक खास सीरीज है, अगर आप देखें, मार्केट मेंटर, जिसमें हम बाजार के कुछ दिग्गज विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं. इसी क्रम में नीरज जी ने खास एक मुलाकात और बात की नीलेश शाह के साथ. आइए इस पूरी बातचीत का एक अंश देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. नीलेश सर का दशकों का अनुभव है और कहा जाता है मार्केट में कि ज्ञान बहुत बार काम नहीं आता, अनुभव काम आता है, क्योंकि अनुभव ने उस ज्ञान को पार किया होता है. तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति के साथ आज मार्केट को समझते हैं. बहुत सारी पहेलियां जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, उनको सुलझाने की आज कोशिश करते हैं. नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश मार्केट मेंटर्स में. और जैसा कि हमने कहा कि आपका अनुभव का इतना बड़ा भंडार है, तो हमारे दर्शक उसका फायदा उठाएं. तो पहले तो मैं एकदम हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा मार्केट के लिहाज से. इस वक्त दुनिया एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे 2 रास्ते बन रहे हैं. एक रास्ता इकोनॉमी और मार्केट के लिए काफ़ी हानिजनक हो सकता है और एक रास्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है. जो पहला हानिजनक रास्ता है वो ये है कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई चलती रहे, रशिया एस्केलेट कर दे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करके, और फिर पूरी विश्व में आशंका होगी तीसरे महायुद्ध की. ऐसे में ऑयल ऊपर चला जाएगा. दूसरा है कि यूएस फेड है, वो ब्याज की दरें बढ़ा रहा है और यूएस में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट इतनी लाइफ टाइम हाई लेवल पे है कि फेड को शायद रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़े कंपेयर टू मार्केट्स एक्सपेक्टेशन. इसमें दुनिया भर से पैसा यूएस में जाएगा, यूएस इक्विटी में करेक्शन आएगा, मार्केट के लिए अगेन हानिजनक है. जो रास्ता पॉजिटिव है मार्केट के लिए, अमेरिका, ईरान और वेनेजुएला से जो सैंक्शन लगी है वो लिफ्ट कर दे, उनका ऑयल बाजार में आने लगे. रशिया भी ऑयल की जो कार्टेल उनकी ओपेक के साथ है वो छोड़ दे और ऑयल के दाम $50-60 के आसपास आ जाए. यूएस फेड जो आज रेट बढ़ा रही है, वहाँ पे एक चीज़ जो समझने लायक है कि 30 साल की सिक्योरिटीज़ की यील्ड 3 साल की सिक्योरिटीज से कम है. जनरली जब कर्व इन्वर्जन होता है तो रिसेशन आ जाता है, ऐसा कहते हैं. अब रिसेशन आएगा तो यूएस फेड की रेट 1% हो जाएगी. लिक्विडिटी निकाल रहे हैं वो डालनी चालू कर देंगे. उस माहौल में मार्केट तेज हो जाएगा. ये एक ऐसा अनसर्टेन समय है जहाँ पे एक रास्ता मार्केट को नीचे ले जाता है, दूसरा रास्ता मार्केट को ऊपर ले जाता है, और हम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि कौन सा रास्ता बनेगा. यही तो दुविधा सबसे बड़ी है. तो जो आपने 2 चीज रखी, एक बड़ा हानिकारक रास्ता और एक अच्छा रास्ता है. अब इसको हम अगर वे करने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है इसको अंदाजा लगाना पर, लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा रास्ता आपको ज्यादा प्रैग्मेटिक को ज्यादा संभव लगता है कि ये वाला हो सकता है? नीरज भाई, जब पिच सुबह की हो, ग्रीन हो, नया बॉल हो, तो विकेट बचा लो. विकेट बच गई तो धीरे धीरे बॉल की जो चमक है वो कम हो जाएगी. सूरज आ जाएगा तो औंस चली जाएगी, फिर रन बनाएंगे. आप हमेशा से तो वीरेंद्र सहवाग की तरह पहले बॉल से बैटिंग नहीं कर सकते. तो इस समय मतलब सेफ रहना, इस समय विकेट बचा लो. जब विकेट अच्छी हो जाएगी तब रन बनाएंगे. जब विकेट अच्छी हो जाएगी तब रन बनाएंगे, कोट अनकोट है, इसको समझिएगा.
सर अब इस दोनों परिस्थितियों में इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अपने आप को कैसे इस वक्त प्लेस कर रही है? सो इस वक्त जो नियर टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का, उसके ऊपर कुछ जो शंका है। हमारी कुंडली में राहु और केतु ऑयल प्राइस है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ती है। हम तकरीबन 4.8 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल के दाम 10% बढ़े तो इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट वाइडन हो जाती है और जीडीपी ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट कम आती है। तो इन द नियर टर्म हमें ये राहु काल पास करना है। हायर ऑयल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, बट कंपेयर टू 2014 जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर थे और हमारी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी, उसके सामने आज की तारीख में हम इस पेन को, इस राहु काल को पसार करने के लिए सक्षम है। बहुत लंबा चलेगा क्या राहु काल, या जल्दी निकल जाएगा? ये सब वो कुछ घंटे का होता है राहु काल, दिन में एक बार। तो ये सब पुतिन बाबा के ऊपर है और बाइडेन बाबा के ऊपर है। अगर ऑयल की सप्लाई आ जाती है ईरान से, वेनेजुएला से या रशिया या सऊदी से, तो अपना राहु काल जल्द खत्म हो जाएगा। अगर ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली राहु काल लंबा चलेगा। बट एक बात तय है, ऑयल, मेटल, फूड ग्रेन ये सब कमोडिटी है, उसके दाम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या इसीलिए एफआईए बड़े नाराज हैं? पिछले 1 साल से रोज बेचते रहते हैं। नहीं नीरज भाई, अगर आप देखिए तो 2014 से 2022 के बीच में भारत के स्टॉक मार्केट ने जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया के स्टॉक मार्केट ने मिलके नहीं दिया है। अब आप देखिए, अब एफपीआई की इन्वेस्टमेंट कमेटी में बैठे हैं, ऑयल के दाम बढ़ने से किस देश को मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? चलिए, ये पूरा इंटरव्यू, इसके अंश दिन भर बाजार के दौरान और आज शाम को ये पूरा इंटरेक्शन और फिर वीकेंड में देखिएगा। बढ़िया, थोड़े से इफ्स एंड बट्स। सर जो वर्ड्स यूज कर रहे थे, शंका, राहु, केतु, शनि, ये ऐसा क्यों? कंसर्न है क्या नियर टर्म आउटलुक को लेकर? हाँ, उनका मानना है कि हमारा अपना नहीं है, इम्पोर्टेड ही है, पुतिन बाबा की तरफ से ये सब किया गया है। तो ये कब खत्म होगा किसी को अंदाजा नहीं है। तो ये जो कुंडली में बैठे हुए हैं ना, इनके छटने का इंतजार करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा जो राहु केतु वो क्रूड ऑयल है। 100 से ऊपर अगर वो है, किसी भी 100, 101 भी है, तब भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उनका ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में ये एक प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब ये जैसे खत्म हो जाए तो हमारा ठीक, हम वैसे एकदम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो क्रूड की वजह से हमको दिक्कत हो रही है। ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होना है। तो ये कंसर्न जो नियर टर्म दिक्कतें, सारी डिटेल चर्चा देखिएगा आप आगे शोज में। लेकिन जी मार्केट खैर पता ही था दिक्कत भरा है और कहीं रिकवरी नहीं है। वही 1% का दबाव, वही 1.5% निफ्टी बैंक कमजोर, जहां खुले तो वैसे ही वीकनेस के साथ ही लिंगर ऑन कर रहा है। ये अच्छी बात है कि उससे आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं पे खड़ा है, पर रिकवर भी नहीं हो रहा। हो जाएगा, हो जाएगा कैसे? मुझे लगता है हो जाना चाहिए। वो शायरी में तो लिखा था वीरू ने कि वीरू क्या था वो, सुबह शाम रंगीन है ना, शाम रंगीन हो जाएगी क्या? लग रहा है क्या? सुबह जितनी गमगीन होगी शाम उतनी रंगीन होगी। हो जाएगा, हिम्मत रखिए, हो जाएगा। और क्या चाहिए? वीरू ने कह दिया तो हो ही जाएगा। तो चलिए, इस माहौल में शुक्रवार के दिन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और HCL टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। उनका भी नतीजा आया है, देखते कैसा आउटलुक वो देते हैं आगे के लिए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ।